Pawar, and in this session we are going to continue our discussion about object class in Java. So I'm going to start sharing my screen now. So let's go back to the program that we had seen earlier to implement the concept of equals method, or say how can we override equals method, and how is it useful in real life scenarios. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे equals method को तो override करके रखा हुआ है ही मैंने. मैं इस कोड को अब चेंज कर रहा हूँ. So as you can see there, I have created this student class object here, and इस student class का object यहाँ पे create करके रखा हुआ है. Okay. Now, what I'm going to do here is I'm going to simply print this object on screen. मैं इस student class के object को S1 को directly screen पे print करने वाला हूँ. And let's do one more thing. I'm going to call toString method using this S1 reference, और उस toString method का जो भी output return किया जाएगा toString method से, I would like to display that output on screen. So what do you think? What output would get displayed here when we are going to print S1 object on screen? क्या लगता है क्या output यहाँ पे आना चाहिए? See, अब तक हम लोग जब भी कोई भी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करते थे, it always used to be a primitive टाइप वैल्यू. जो भी वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करते थे हमेशा वो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू होती थी. इंट वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इन चीजों को हम लोग डिस्प्ले करते थे. अब तक हम लोगों ने कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे एज सच डिस्प्ले नहीं किया. ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करूंगा तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा. लेट्स रन दिस. As you can see there, some cryptic output has been displayed on your screen. सबसे पहले लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट तो मेरे क्लास का नाम है. मतलब इन अ वे हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि S1 ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस क्लास को बिलोंग कर रहा है उस क्लास का नाम यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है. देन वी हैव @ एंड @ के बाद वहां पे एक सर्टन वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है, सर्टन कोड डिस्प्ले किया जा रहा है ना. तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एग्जैक्टली आउटपुट क्या है. एंड अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो S1 को प्रिंट करने के बाद जो आउटपुट आया है स्क्रीन पे, सेम आउटपुट इज बीइंग डिस्प्लेड आफ्टर कॉलिंग toString मेथड यूजिंग S1. तो S1.toString का जो आउटपुट है और S1 को प्रिंट करने का जो आउटपुट है, दोनों का आउटपुट सेम है यहाँ. सो in a way we can say that printing an object in case of Java on screen is as good as calling toString method on that object, है ना, क्योंकि दोनों का आउटपुट हम लोगों को क्या दिख रहा है, बोलो सेम दिख रहा है. तो इन अ वे किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करो या उसकी toString मेथड को कॉल करो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही हो रहा है क्योंकि आउटपुट सेम दिख रहा है हम लोगों को. चलो अब इस पॉइंट को जरा समझते हैं. अगेन लेट्स फोकस ऑन दिस मेथड हियर. अगेन इस मेथड पे फोकस करते हैं जरा. toString मेथड, वी आर कॉलिंग दिस toString मेथड यूजिंग S1. हम लोग S1 को यूज करके इस toString मेथड को कॉल करते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्वियसली फिर ये toString मेथड किस क्लास के अंदर होनी चाहिए, स्टूडेंट क्लास के अंदर, बिकॉज S1 किसका रेफरेंस है, स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस है. तो लेट्स गो टू स्टूडेंट क्लास एंड चेक whether there is a method named as toString present in this class. इस क्लास में toString नाम की कोई भी मेथड प्रेजेंट है क्या? आंसर इज नो. देयर इज नो मेथड कॉल्ड एज toString प्रेजेंट इन दिस क्लास स्टूडेंट. तो नाउ क्वेश्चन कम्स अप कि फिर ये toString मेथड कॉल किसकी हो रही है? अगेन द कंसेप्ट दैट वी हैड सीन इन आवर प्रीवियस सेशन इज वर्किंग हियर. अगर ये toString मेथड स्टूडेंट क्लास को बिलोंग नहीं कर रही और फिर भी अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है तो डेफिनेटली ये toString मेथड स्टूडेंट क्लास के पेरेंट को बिलोंग कर रही होगी. यस, और अगर ये toString मेथड स्टूडेंट क्लास के पेरेंट को बिलोंग कर रही है तो फिर हु इज द पेरेंट ऑफ स्टूडेंट क्लास? स्टूडेंट क्लास का पेरेंट कौन है?
as we all know, every class present in Java inherits from object class. स्टूडेंट ने खुद किसी क्लास को इनहेरिट नहीं किया, वो तो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा हुआ है. तो मतलब बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट क्लास इज इनहेरिटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास. तो ऑब्वियसली ये टू स्ट्रिंग मेथड भी कहाँ की होगी, ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड ही होगी. तो what happens when टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज कॉल्ड? This happens when toString method of object class is called. First, the name of the class to which the object belongs gets displayed on screen. Then @ symbol, and after @ symbol, hash code of the object gets displayed on screen. Screen पे उस object का hash code display हो जाता है. Now ये concept बहुत important है यहाँ पे. तो sir, what is the meaning of hash code here? See, all the objects are being created and managed on heap. सारे objects को heap पे create करके manage किया जा रहा है. ठीक है, तो ये जो hash code assign करने वाला part है, ये hash code assignment का part भी JVM के थ्रू ही हो रहा है. So इससे कुछ ऐसे consider कर लेते हैं that there are several memory places or several memory locations which are available and where objects are to be stored, जहाँ पे objects को store करना है. We already know that there is no concept of pointers or memory addresses in case of Java. ना Java में कोई भी memory address या pointers का concept available नहीं है. So what JVM does? JVM has to store the objects created in the program at some memory locations. But वो memory locations तो developer को कभी दिखाई नहीं दिखाए जाएंगे for the sake of security reasons, obviously. So what happens is इंटरनली मेमोरी में अलग अलग बकेट्स क्रिएटेड है ना. और ये जो हैश कोड, जिस हैश कोड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन अ वे दैट हैश कोड इज द कोड गिवन टू ईच बकेट, इज द नंबर गिवन टू ईच बकेट. हर बकेट को दिया हुआ एक नंबर है, वो हैश कोड जो है वो. ठीक है, नाउ लिसन टू दिस स्टेटमेंट केयरफुली. 99.99% of the times every object is going to get assigned different hash code 99.99% of the times. But 0.01% of the times ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम आ जाए. मतलब 99.99% of the times every object gets stored in separate bucket. But 0.01% of the times ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम बकेट में स्टोर हो जाए. उसी केस में ऐसा होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम आएगा. अदरवाइज 99.99% ऑफ द टाइम्स दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड कभी सेम नहीं आता. सो वी विल हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एंड दैट इज व्हाई. चलो मैं इस चीज को इन अ वे थोड़ा सा प्रूव कर देता हूं तुम लोगों के सामने. सपोज वी आर गोइंग टू कम अप विद वन मोर ऑब्जेक्ट हियर, S2. Now we should understand this thing. It doesn't matter what roll number and name has been put into the object, है ना. As such, I'm not talking about equals method here. हम लोग तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने का काम कर रहे हैं. तो अब मैं toString मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करूं या सिर्फ ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करूं? We know that both the things are same. Right click, run file. Now look at the output now. Look at the output on screen. Sorry. Again, name of the class and @ and then hash code is being displayed, and as you can see there, two different values have been displayed now because we are printing two separate objects on screen. हम लोग दो separate objects को यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं. तो बाय डिफॉल्ट उनको दिया हुआ हैश कोड जो JVM के साइड से हैश कोड असाइन हुआ है, वो दोनों का हैश कोड क्या है, डिफरेंट है. And this is going to be followed 99.99% of the times. 0.01% of the times ऐसा हो सकता है कि ये हैश कोड अलग अलग आ जाए. और अगर ये अलग अलग आ जाता है, मतलब आएगा 99.99% of the times, but 0.01% of the times उन दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम आ सकता है. So that's why in case of equals method बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि equals method checks hash code of two objects, but it is perfectly wrong to say that. See the words that I'm using here. It is perfectly wrong to say that. Why so? Because equals method अगर हैश कोड को चेक करना स्टार्ट करे, जैसा मैंने अभी बोला था, दो सेपरेट हैश कोड, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड
0.01% ऑफ द टाइम सेम आ सकता। तो जस्ट बिकॉज हैश कोड सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है या इक्वल है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। So equals method always looks at references, whether two references are referring to the same object or not. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखें। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। तो अब क्या आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये तो समझ में आ गया। whenever we are printing object on screen, toString method is getting called, and because of the toString method present in object class, such cryptic output or in a way meaningless output is being displayed on screen. बट जब मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं S1 को प्रिंट करूंगा स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ यू must have desired that if the object is getting printed on screen, the values of data members for the object should get displayed on screen. हाँ है ना, बहुत सारे लोगों को यही लगा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है तो फिर उसके डेटा मेंबर के वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होने चाहिए। दैट्स व्हाट द जनरल नोशन इज। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड ये जो क्रिप्टिक आउटपुट दे रही है हम लोगों को, ऐसा आउटपुट स्क्रीन पे ना आए। रादर देन दैट बेटर होगा कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करूंगा उसका रोल नंबर एंड उसका नेम ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, ये आउटपुट आ जाए। तो अगेन व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Exactly, we are going to override the toString method here. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा @override. Now toString method, the return type of the toString method is always going to be string. And name is going to be toString. Exactly. Okay, and here we'll say return. Now what needs to be returned will be decided by us only. तो क्या चाहते हैं हम लोग? रोल नंबर एंड नेम दोनों डिस्प्ले हो जाए वहां पे। तो आई विल सिंपली से रिटर्न रोल नंबर डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रोल नंबर हियर, नेम I would display value of data member name. So this particular string is going to be returned, and now whenever object of student class would be displayed on screen, ये particular string screen पे display हो जानी चाहिए। ठीक है, let's see whether it happens. As you can see there, now instead of that cryptic output being displayed on screen, अब थोड़ा meaningful output screen पे display हो रहा है। रोल नंबर 33, नेम शैलेश। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं या उसकी toString मेथड को कॉल करूं, बोथ मीन द सेम। ये तो मैंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर ही दिया कि दोनों का मतलब यहाँ पे सेम। रोल नंबर 33, नेम शैलेश इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ये चीजें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, जैसे हम लोग देख सकते हैं। रोल नंबर 33, नेम शैलेश। So I just hope that you people have understood the concept of toString method. Okay, toString method का concept तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। I just hope that. अब जरा अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं। Now in this particular program, ये जो equals method है, see NetBeans यहाँ पे in a way warning sort of दे रहा है हम लोग को, या एक नोट डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। Let's have a look at that note. See, बाकी किसी मेथड के लिए या डेटा मेंबर के लिए ऐसे येलो कलर में अंडरलाइन करके कुछ नहीं आ रहा, इवन toString के लिए भी नहीं आ रहा, बट हाँ इक्वल्स के लिए ऐसा दिख रहा है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली इज दिस थिंग हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ। आई विल मूव माय कर्सर ओवर द इक्वल्स मेथड हियर। सी व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर, जनरेट मिसिंग हैश कोड मेथड। तो जो हैश कोड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, अब भी the hash code of the object can be displayed using this hash code method also. So what we will do, हम लोग यहाँ पे जाके लिख देंगे system.out.println s1 dot, what is the return type of this method? इस hash code method का return type क्या है? तो देखो इसका return type, ये help open हो गई है, is integer, returns a hash code value for the object. Okay,
So let's run this. As you can see there, this hash code value is being displayed here. Okay. So now question comes up कि सर यहाँ पे ये वार्निंग क्यों आ रही है, मिसिंग हैश कोड. So what does hash code method has to do with equals? Now please listen to this carefully. अच्छे से याद रखना अब इस चीज को जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. If two objects are equal as per equals method, then their hash codes should be equal, or you can say must be equal also. But yes, वहां पे कोई एरर नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ their hash codes should be equal. So this is the contract of as far as hash codes and equals method is concerned. अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स मेथड के हिसाब से, अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स को तुम लोग कंपेयर करोगे इक्वल्स मेथड यूज करके, एंड इफ इट रिटर्न्स ट्रू, देन उन दोनों के हैश कोड्स भी क्या आने चाहिए बोलो, सेम आने चाहिए. बट इफ अगर उसी कंसेप्ट को अगर हम लोग उल्टा लिखे जाए, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल एज पर equals method, then their hash codes need not to be different. But अब ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है इक्वल्स मेथड के अकॉर्डिंगली, तो ऐसा जरा भी जरूरी नहीं है कि उनके हैश कोड्स भी हमेशा डिफरेंट होने चाहिए. उनके हैश कोड्स सेम भी हो सकते हैं. यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था तुम लोगों को कि 99.99% ऑफ द टाइम्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू गेट डिफरेंट हैश कोड्स. बट 0.01% ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, बट फिर भी उनका हैश कोड सेम हो सकता है. वही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल, देन देयर हैश कोड्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट एवरी टाइम. हर ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है मतलब उनके हैश कोड्स भी इक्वल नहीं रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल ना होते हुए भी उनका हैश कोड सेम आ सकता है. बट अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, देन उनके हैश कोड्स हमेशा इक्वल होना जरूरी. That's why it is always said that if equals method, if equals method has been overridden in class, then hash code method should also be overridden. ठीक है, तो हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है. ठीक है, तो अब अपने कोड में वापस आते हैं. तो नाउ यहां पे मैं हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना चाहूंगा. As you can see there, okay? तो एज सच हम लोग इक्वालिटी किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग इक्वालिटी बेसिस किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? रोल नंबर के बेसिस पे. तो अगर रोल नंबर इक्वल्स मेथड का बेसिस रोल नंबर, तो दो ऑब्जेक्ट्स के रोल नंबर सेम आएंगे तो इक्वल्स मेथड ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी. तो आंसर इज यस. तो फिर ये जो हैश कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी हम लोग रोल नंबर के बेसिस पे ही रख सकते हैं.
तो जैसा मैंने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो जाएगा इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वल किस बेसिस पे है, रोल नंबर के बेसिस पे। तो फिर उनका जो हैश कोड मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो भी क्या वैल्यू रिटर्न करेगी, रोल नंबर। तो दोनों के रोल नंबर ऑब्वियसली क्या आएंगे बोलो, सेम आएंगे, डेफिनेटली सेम आएंगे। एंड नाउ एज यू कैन सी दैट वो जो वहां पे वार्निंग आ रही थी वो वार्निंग वहां से हट गई है। नाउ इट विल प्रिंट द हैश कोड फॉर स्टूडेंट S1। तो स्टूडेंट S1 का हैश कोड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट हैश कोड इज बीइंग प्रिंटेड 33 which has been decided by us in our code, जिसे हम लोगों ने खुद अपने कोड के लिए डिसाइड करके रखा हुआ। ठीक है, नाउ we'll do one thing, we'll ask NetBeans to generate hash code method for us. Can it be done? The answer is definitely yes. Alt insert, go to hash code method. Now it will ask you which on the basis of which field the hash code needs to be generated. So I have decided roll number here. I'll just click on generate. Then look at the code which has been generated by NetBeans. See, this is standard code used by most of the professional programmers to generate hash code on the basis of a particular value. See the value 7. Why is that way? It has been used here because 7 and 37, both of these are prime numbers, right? So generally when calculations are done using prime numbers, you are expected to get different answers. Okay, so different values. So now as per this thing, let's run this code. As you can see that hash code 292 has been generated. Now we'll do one thing. Let's check whether the contract is being followed by our code. Let's say I'm going to come up with one more object here, say S2. This time the roll number is the same. And let's try to do one thing. Let's try to print the hash code of S2 also. S2 का भी hash code print करके देख लीजिए. Right click. As you can see there, same hash code is being displayed. और ये भी देखते हैं कि क्या S1 and S2 इक्वल हैं. So I'll say is S1 and S2, or say sorry, are S1 and S2 equal? Are they equal? Go to this point and we'll say S1 dot equals S2. Okay, so what was the contract? If two objects are equal, as per equals method, their hash codes should also be equal. अब देखते हैं क्या यही हो रहा है. As you can see there, are S1 and S2 equal true? तो उनके हैश कोड्स भी क्या आने चाहिए थे, ट्रू. तो देखो दोनों के भी हैश कोड्स सेम दिखाई दे रहे हैं, 292, 292. So now the contract of hash code and equals is properly being followed by us. अब ये properly follow हो, ठीक है. So I just hope that you people have understood this entire concept, the concept of hash code. The most important point to be remembered is, please go over the internet and have a look at this particular code. You will definitely find the explanation why this particular code itself is used by most of the professional programmers to generate hash code if needed. Okay, so you'll get explanation obviously for that, and I will leave it up to you to understand this. Okay, so I guess I have given you enough information about the object class and the methods present in it, which are to be overridden, and or say which are generally overridden by professional programmers: equals, toString, and hash code. So please keep all these things in mind. Having good understanding of hash code is very very important. Interview point of view ये बहुत important point है. And आगे जाके जब तुम लोग collection framework in case of advanced Java और से Android अगर तुम लोग सीखते हो, तो उस टाइम पे collections like hash map
na? Make use of hash map or say hash set. Make use of this hash set hash code method internally in most of the situations. Okay, so to be able to understand the working of those collections later on, you need to have good grip over how hash code is being used. Okay? I just hope कि तुम लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं. So we are going to stop at this point in this particular session. We'll be coming up with some more interesting topics from Java programming language in our future sessions. So I'm going to stop sharing my screen now. Thank you.